वेलकम टू स्टडी फंडा। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को करेंगे। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इंडिया इज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रही है क्या नहीं। और इस पे ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और ये कहीं ना कहीं एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हर मंथ न्यूज में किसी ना किसी वजह से रहता ही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ी स्टोरी सी सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब इसमें हुआ क्या कि न्यूक्लियर पावर, आज के टाइम पे जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है वो किनको माना जाता है? जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की P5 कंट्रीज है उनको हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर का स्टेटस दिया हुआ है। अब ये कौन कौन से है सर? परमानेंट 5 मेंबर्स कौन कौन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना। अब इन्हीं को न्यूक्लियर पावर कंट्रीज माना जाता है। लेकिन डू यू नो जो सिक्स्थ कंट्री था जिन्होंने न्यूक्लियर पावर को अटेन किया, वो था इंडिया। बेसिकली इंडिया ने 1974 में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसके बाद इंडिया जो है वो सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। और सिमिलर लेवल पे हम लोगों ने 1998 में भी एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था पोखरान में। आप लोगों ने जॉन इब्राहिम वाली मूवी देखी होगी पोखरान, वो इसी पे बेस्ड है, जो हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था। अब हुआ क्या, जब 1974 में इंडिया ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंडर जब बेसिकली जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके बाद इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। तो 1975 में इसके रिस्पॉन्स में, इंडिया के रिस्पॉन्स में 1975 में एक ग्रुप बना था जिसका नाम था एनएसजी। 1975 में एनएसजी बना है जिसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब ये बनाया क्यों गया था? देखो, कोई भी न्यूक्लियर पावर ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हम लोगों को पहले तो ये जो है न्यूक्लियर बनना पड़ेगा, है नहीं? जो वो न्यूक्लियर पावर है वो बनना पड़ेगा ना। वो कैसे बनोगे? न्यूक्लियर वेपन को जनरेट करके। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, राइट? हर एक चीज को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। तो वो जो रॉ मटेरियल है, जो एनएसजी के अंडर एक प्रोविजन लाएगा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की, इसका जो रॉ मटेरियल चाहिए न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए, ये उसको कंट्रोल करेगा ताकि फ्यूचर में कोई और कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट ना कर सके। क्योंकि क्या हुआ था ना कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो उसके बाद से लोगों को ये पता लग गया था कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो कितने खतरनाक है। ओके, मतलब कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे एक तरह से पूरी तरह खत्म हो सकती है। तो जब इंडिया ने किया 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंडर, तो सिक्स न्यूक्लियर पावर बन गया। तो उसके बाद एक ग्रुप बना दिया इसके रिस्पॉन्स में, 1975 एनएसजी। और इसमें क्या बोला गया? इसमें यही बोला गया कि जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए, ये उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक ट्रीटी आती है, ठीक है? मतलब कि उसके बाद में, उससे पहले ही आती है ये वाली ट्रीटी तो। लेकिन मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को स्टोरी सुना दी। अब हुआ क्या कि एक ट्रीटी आई थी जिसका नाम था एनपीटी, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो, यूएसए और रशिया, यूएसए और रशिया, चाहे इनमें कितना भी आइडियोलॉजिकल क्लैश क्यों ना हो, पर ये दोनों के दोनों एक बात पे जरूर सहमत होते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोलिफरेशन है वो कंट्रोल करना है। ठीक है, यानी कि हमें डी न्यूक्लियराइजेशन की ओर जाना है। कहाँ पे जाना है? डी न्यूक्लियराइजेशन। ओके, ये दोनों की दोनों कंट्रीज एग्री करती है। अब ये एनपीटी था क्या? एनपीटी था क्या? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि न्यूक्लियर वेपन की जो स्प्रेड है उसको प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि और कोई कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना एक्वायर करे, और पूरे संसार में एक तरह से पीसफुल कोऑपरेशन बना के रखे। और अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना भी है तो वो सिर्फ पीसफुल पर्पज के लिए किया जाएगा।
आप लोगों को मालूम होगा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमारी कहाँ पे कंसिडर की जाती है, रिन्यूएबल सोर्सेज में या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के अंडर। और हमारे यहाँ पे जितनी भी पावर जनरेशन होती है, पावर जनरेशन का ऑलमोस्ट 3% जो है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। तो बेसिकली एनपीटी के अंडर क्या है ना कि पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उसको प्रमोट किया जाता है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है, मतलब कि तुम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एज ए आर्म यूज ना करो, ठीक है। जैसे वो नहीं होते वेपन होते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन ना यूज करो, न्यूक्लियर एनर्जी को एज ए न्यूक्लियर वेपन ना यूज करो। तो कहीं ना कहीं क्या ये बाइंडिंग है, हाँ जी ये बाइंडिंग कमिटमेंट थी, जिसका पर्पस क्या था कि डिसआर्मामेंट बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि जिन जिन स्टेट्स के पास अभी एज ऑफ नाउ न्यूक्लियर वेपन है वो अपने वेपन्स को डिसआर्म कर दे। और ये जो कब ओपन हुई थी, 1968 में ओपन हुई थी, तो ये ट्रीटी फोर्स में थी 1970s में। अब इस ट्रीटी के अंडर क्या बोला गया कि जो भी 1967 तक न्यूक्लियर स्टेट है, सिर्फ उन्हीं को न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद किसी को भी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज नहीं कंसीडर किया जाएगा। और उस टाइम पे थी 5 कंट्रीज जो कि हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट 5 मेंबर्स है। क्लियर है। और 2020 में इस वाली टीटी को हमारे 50 साल भी हो गए थे। नो, ये तो हो गया गाइस आप लोगों का एनपीटी से रिलेटेड, एनपीटी का इंट्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन आता है आपका, या तो आप अपने इंट्रोडक्शन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। नहीं तो मैं आप लोगों को ना इसमें 3 इंट्रोडक्शन बताऊंगा, आप तीनों में से किसी भी एक इंट्रोडक्शन से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो ये वाला हो गया कि आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए दी है। अब जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है वो क्या लिख सकते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था वो 1974 में हुआ था, अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और इस टेस्ट के कंडक्ट करने की वजह से एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कब बनाया गया था 1974 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट है, उसकी प्रोलिफरेशन को रोकना, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में कोई और कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर ना करे, और जो भी मटेरियल चाहिए होता है न्यूक्लियर वेपन के लिए, या जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है न्यूक्लियर वेपन को बिल्ड करने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। इज इट क्लियर। और 1998 में आपको यह भी मालूम होगा इंडिया ने जो है एक दूसरा टेस्ट भी किया था, जिसके बाद इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। और 1999 में हम लोगों ने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी एक तरह से अडॉप्ट की थी। अब इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंडर हम लोगों ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। उस ड्राफ्ट में क्या क्या था कि इंडिया अब न्यूक्लियर पावर तो बन गया एक, लेकिन कभी भी इंडिया किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट नहीं करेगा। लेकिन यानी इसका मतलब क्या है, यानी कि स्टार्टिंग में इंडिया खुद से किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करेगा। ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि पहले हम यूज नहीं करेंगे, पहले हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या थी कि इंडिया इन न्यूक्लियर वेपन को किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे यूज नहीं करेगा। इसका मतलब यह क्या था, लेट्स से 3 कंट्री है ए बी सी, ठीक है। अब ए भी न्यूक्लियर वेपन है, बी भी है, ठीक है। और एक अलग कंट्री है डी, लेकिन डी जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, वो एक पीसफुल कंट्री है। तो इंडिया इस डी के अगेंस्ट कभी भी यूज नहीं करेगा। ए और बी के अगेंस्ट तो ए और बी के अगेंस्ट भी नहीं करेगा, लेकिन अगर ये लोग पहले करते हैं तो इन रिटाइलेशन इंडिया तब करेगा, वैसे नहीं करेगा। और अगर डी के साथ तो इंडिया किसी भी सिनेरियो में नहीं करेगा, ओके। मतलब किसी भी सिनेरियो में इंडिया इनके साथ न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। ये हमारे ड्राफ्ट के कुछ प्रोविजंस थे। उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ था कि जो इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल है ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए, डेटरेंट के लिए ही यूज किया जाएगा। यानी कि हम इनको एज ए डिफेंस यूज करेंगे, ना कि हम किसी पे जाके पहले अटैक करेंगे उस वे में, ओके। तो ये कुछ इनके मॉडल थे। प्लस में इंडिया एडॉप्ट करेगा ट्रायड मॉडल को। ट्रायड मॉडल का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च कर सकते हैं, लैंड के थ्रू भी, एयर के थ्रू भी, वाटर के थ्रू भी। जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह नहीं होती, आप लोगों ने देखा होगा, ओके। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो पाया, जो ये ड्राफ्ट के प्रोविजंस थे कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्पस की वजह से ये हमारे फुलफिल नहीं हो पाए, यानी कि ये जो है ये ड्राफ्ट जो है वो फेल हो गया था, ओके। ये ड्राफ्ट कभी भी फोर्स में आया ही नहीं, क्लियर है। इसके बाद हमने 2003 में इंडिया ने ऑफिशियली अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेस्ड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एक तरह से ऑफिशियली एक्सेप्ट किया।
कहीं ना कहीं उसके प्रोविजन इसी से मिलते जुलते थे। जो ये 4-5 प्रोविजन थे ना यहाँ पे ड्राफ्ट के, कहीं ना कहीं जो हमारी 2003 में पॉलिसी आई थी वो भी सेम लेवल पे थी। इसमें भी क्या था कि जो है न्यूक्लियर वेपन को सिर्फ एक तरह से क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की तरह ही यूज किया जाएगा। यानी कि अगर कोई कंट्री हम पे अटैक करती है तो हम इन रिटाइलेशन यूज करेंगे, वैसे यूज नहीं करेंगे। ओके, तो एज ए इसका मेन पर्पस क्या था, डिफेंस पर्पस के लिए। ओके, और न्यूक्लियर अटैक ओनली एज ए रिटाइलेशन, यानी कि इंडिया पहले अटैक नहीं करेगा। ओके, उसके बाद क्या था कि इंडिया जो है किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर कोई कंट्री केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का यूज करती है, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का यूज करके इंडियन फोर्सेस या इंडिया में कुछ गलत चीजें करने की कोशिश करती है, तो उस सिनेरियो में इंडिया जो है वो रिटेलिएट कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। इज दैट क्लियर गाइस? आप लोगों ने ध्यान दिया यहाँ पे जो ड्राफ्ट था इसमें साफ साफ था कि वो किसी भी सिनेरियो में नहीं करेगा नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो केमिकल वेपन हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया, एक तरह से ये न्यू थ्रेट्स है, न्यू एमर्जिंग थ्रेट्स है। अगर कोई दूसरी कंट्री इन चीजों को यूज करती है तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये मैटर नहीं करता सामने वाली कंट्री जो है वो न्यूक्लियर कंट्री है या नहीं है, हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू रिटेलिएट कर सकते हैं। और जो रिटेलिएटरी सेकंड स्ट्राइक है टू द फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक वुड बी मैसिव, और कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल डैमेज, ये तो वैसी वाली बातें होगी। ठीक है, अभी इंडिया जो प्रेजेंटली फॉलो करता है वो करता है 2003 वाली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को फॉलो। और ये कहीं ना कहीं ये जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है ये न्यूक्लियर डेटरेंस पे बेस्ड है। और सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी प्ले वाइटल रोल इन डिटेंट पॉलिसी। सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने आप पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया, तो आप इतने सक्षम होने चाहिए कि उसने आप पे अटैक कर दिया तो आप उस पे रिटेलिएट कर सके। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी। पर हमारी जो सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी है वो इतनी मैसिव होगी कि दैट वुड इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। आप लोगों को वो वाली स्पीच ध्यान होगी ना? कौन से वाली स्पीच? वो वाली स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं, जब 1999 में यूएसए के प्रेसिडेंट ने इंडिया के पीएम को फोन किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया था, और उन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तान के पीएम है वो भारत पे न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो उनको आगाह करे थे कि जो परवेज मुशर्रफ है उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट से बात की होगी रिगार्डिंग न्यूक्लियर अटैक इंडिया पे एंड ऑल दैट। तो जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है उन्होंने क्या बोला था कि मैं 25% भारत को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि सुबह जो वो है ना पाकिस्तान जो है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा था, ये हमारी सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी को शो कर रहा था। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये वाला इंट्रोडक्शन आप लोग लिख सकते हैं, 3 इंट्रोडक्शन, एक तो इंट्रोडक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा ना एक सिमिलर लेवल पे बस ये कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है, जिसको डीन्यूक्लियराइजेशन भी बोलते हैं। और यूएसए बॉम्बिंग हिरोशिमा नागासाकी की वजह से पूरी दुनिया को पता लग गया था कि इसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट क्या हो गए। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट करते हैं पूरे वर्ल्ड को कि वो डिसआर्मामेंट मेजर्स की हो जाए, और जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज है उसके यूज को बिल्कुल रिड्यूस करे और खत्म करे। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रीटी के ना 3 पिलर है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आप लोग का 3 तरह से बन सकता है। एक तो बन सकता है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। उसके बाद बन सकता है एनएसजी, ठीक है, कि इंडिया इज मेंबरशिप टू एनएसजी। तीसरा बन सकता है एनपीटी के ऊपर। एनपीटी क्या? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके, इंडिया ने क्या एनपीटी को साइन किया हुआ? नहीं किया हुआ, साइन नहीं किया हुआ इंडिया ने एनपीटी को। क्यों नहीं किया हुआ वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब इस ट्रीटी के 3 पिलर है। नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि और दूसरी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बननी चाहिए। डिसआर्मामेंट, यानी कि जो प्रेजेंटली कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं डिसआर्मामेंट की हो जाए, कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को त्याग दे। नेक्स्ट है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पज के लिए यूज किया जाए। जैसे अब मैंने बताया था ना अभी, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसी अराउंड कंट्रीब्यूट करता है 3%। हमारे जितना भी पावर जनरेशन होता है भारत में उसका 3% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जीज के थ्रू आता है। और सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा इंडिया में? कुंडनकुलम पावर प्लांट, आप लोगों ने सुना होगा, राइट। नाउ अब इसमें 191 स्टेट्स हैं जिन्होंने इस टीटी को ज्वाइन कर लिया, न्यूक्लियर वेपन इंक्लूडिंग द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ओके, लेकिन 4 यूएन मेंबर जो है उन्होंने कभी भी एनपीटी को साइन नहीं किया, जिसमें से इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान।
और 2011 में एक जो नई कंट्री बनी थी साउथ सूडान, उन्होंने भी इसको ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान, आप लोगों को याद रहेगा। अब ये कहीं ना चाइना जो है इंडिया को प्रेशराइज करता रहता है। चाइना जो है इंडिया को प्रेशराइज करता रहता है कि इंडिया को ये साइन कर लेना चाहिए, ये साइन कर लेना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा, अगर देखोगे, देखो, एक तो पाकिस्तान नहीं करा, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, और रह गया बीच में इंडिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया का सिक्योरिटी फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया ने अब तक साइन नहीं किया है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर कोई कंट्री एनपीटी को साइन करती है तो उसका पर्पस क्या, उसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका मतलब होगा कि स्टेट जिनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो फ्यूचर में भी इनको कभी भी एक्वायर नहीं करेगी, ठीक है। लेट्स से अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो ना और आपके पास अभी है ही नहीं न्यूक्लियर वेपन, तो आप फ्यूचर में भी नहीं करोगे, आपको ये आश्वासन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनको डिसआर्मामेंट की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि उनको त्यागने पड़ेगा अपने हथियार। नेक्स्ट क्या है कि ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स है ना सारे के सारे, जैसे 191 मेंबर स्टेट्स है, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं पीसफुल पर्पस के लिए, लेकिन उसके अंडर कुछ सेफगार्ड होंगे। सेफगार्ड क्या होंगे? एक बॉडी है IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ये जो IAEA के अंडर है ना, अगर आप लोग एनपीटी के मेंबर्स वगैरह बन जाते हो एंड ऑल दैट, एनएसजी के मेंबर बन जाते हो, तो बाद में ना आपको कुछ कंडीशन साइन करनी होते हैं कि जो IAEA सेफगार्ड्स है, इसके अंतर्गत कोई भी ऑफिसर्स आके आपकी कंट्री में इंसेप्शन कर सकता है, ठीक है, मतलब कि वो देख रेख कर सकता है कि आप जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सिर्फ और सिर्फ सिविल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, ना कि आप लोग न्यूक्लियर वेपन में उसका यूज कर रहे हो। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, और ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। आगे बढ़े, चलो। अब रोल ऑफ स्टेट्स क्या है, जो स्टेट साइन करेगा एंड ऑल दैट, उनका और क्या इम्प्लीकेशन, तो हम लोगों ने देख लिया। इम्प्लीकेशन में हम लोगों ने 3 कंडीशन देखी। जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन थे उनको त्यागना पड़ेगा, जिनके पास नहीं थे उनको फ्यूचर में भी नहीं होना पड़ेगा, और सारे की सारी कंट्री जो है पीसफुल पर्पज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अब और इसमें और स्टेट्स का क्या रोल होगा, यानी कि जो साइन करा उनका क्या रोल होगा? उनका ये रोल होगा कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है आर नॉट टू ट्रांसफर टू एनी रेसिपिएंट्स व्हाटसोएवर न्यूक्लियर वेपन, एंड नॉट टू असिस्ट, इंकरेज और इंड्यूस एनी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू मैन्युफैक्चर अदरवाइज एक्वायर देम। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसी कंट्री एज ऑफ नाउ जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कंट्रीज है, वो ना तो ट्रांसफर करेगी अपने न्यूक्लियर वेपन को किसी और कंट्रीज को, ना ही दूसरी कंट्रीज को इनकरेज करेगी कि आप लोग न्यूक्लियर वेपन बनाओ एंड ऑल दैट, ना ही उनको असिस्ट करेगी। अगर वो इनकेस बना भी रहे ना तो उनको असिस्ट नहीं करेगी। तो ये सारी कंडीशंस एज ए स्टेट तुमको परफॉर्म करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है are not to receive nuclear weapon from any transfer and not to manufacture acquire them। वो सिंपल सी बातें लिखी हुई है कि वो उनके पास नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है उनको जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज है उनके जो सेफगार्ड है उसके अंतर्गत जो भी कंडीशन है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी ऑफिसर्स आके आपकी टेरिटरी में जो है वो छानबीन कर सकता है कि आप जो IAEA के सेफगार्ड्स मेजर्स है उनको प्रॉपर वे में फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर है? चलो। अब इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया भाई, मतलब कि इस ट्रीटी को क्यों साइन नहीं किया, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो ट्रीटी है अभी करंट फॉर्म में वो काफी अनफेयर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनपीटी ट्रीटी है ना, ये एज्यूम कर दी, ये मतलब ये मानती है कि जो 5 विक्टोरियस नेशन थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, उनके पास न्यूक्लियर वेपन को रखने का अधिकार है। अगर आप लोगों को डी न्यूक्लियराइजेशन की ओर जाना है, डी न्यूक्लियराइजेशन की ओर जाना है, तो आप लोग इन 5 कंट्रीज को स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रहे हैं? समझ रहे हो? आप लोग इनको स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इस ट्रीटी ने डिवाइड कर दिया था न्यूक्लियर हैव एंड हैव नॉट। हैव में कौन आ गए? परमानेंट 5 मेंबर्स। हैव नॉट में कौन आ गए? बाकी के सारे नेशन। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट क्या है कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल पोजीशन है वो हमेशा सेम रही है। ट्रेडिशनल पोजीशन क्या रही है इंडिया की? इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि जो या तो सारे के सारे 5 के 5 नेशन डीन्यूक्लियराइज हो जाए, और सबके पास अगर ये डीन्यूक्लियराइज की ओर नहीं जा रहे, तो जैसा इनको पांचों को अधिकार मिला हो ना वैसा अधिकार सबके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना तो आप लोगों को मालूम होगा इंडिया की जो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, हम पहले किसी पे यूज नहीं करेंगे। वी डोंट नो ना कि बाकी कंट्रीज इतनी सेंसिबल होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है
ऑल्सो जो एस्केलेशन ऑफ टेंशन बाय वन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर, जो चाइना जो है वो प्राइमरी रीजन है इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना अपनी न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड करता रहता है, अपनी न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड करता रहता है। ओके, और सेम आप लोग पाकिस्तान के उसमें भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी एक नॉन क्या नाम है, जो नॉन एनपीटी सिग्नेटरी है, उन्होंने भी एनपीटी को साइन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को दोनों फ्रंट से खतरा देखने को मिल सकता है, सो दैट्स व्हाई इंडिया ने साइन नहीं किया। तो ओवरऑल अगर आप लोग एक लाइन में देखोगे तो डिफेंस पर्पज से इंडिया ने साइन नहीं किया। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो, अब आप लोग ये देखो, किसी भी कंट्रीज को मैंने क्या बताया था कि इंडिया के ऑपरेशन के बाद एनएसजी बनाई गई, जिसका नाम पर्पज क्या था कि जो एक्सपोर्ट है न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड उसको कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स है, रॉ मटेरियल है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इंडिया ने वो ऑपरेशन वगैरह किया था। ठीक है, अब अगर आपको एनएसजी का मेंबर बनना है तो इसकी एक प्री रेक्विजिट कंडीशन है। प्री रेक्विजिट कंडीशन क्या है? प्री रेक्विजिट कंडीशन ये है कि आपको एनपीटी का मेंबर होना चाहिए, आपको एनपीटी का मेंबर होना चाहिए। अब इंडिया एनपीटी का मेंबर तो है नहीं, यानी कि ऑब्वियसली बात है एनएसजी का भी नहीं बन सकता। अगर इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं बनेगा तो इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि इवन इफ हम न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल पर्पज के लिए यूज करना चाहे, सिविलियन पर्पज के लिए, यानी कि अगर हम लोग न्यूक्लियर को एज ए न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना चाहे टू जनरेट पावर कैपेसिटी इन इंडिया, हम वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल जो है न्यूक्लियर से रिलेटेड वो कौन कंट्रोल करता है? एनएसजी करता है। ठीक है, और एनएसजी की क्या पॉलिसी है कि भाई पहले आपको एनपीटी का मेंबर होना चाहिए। इंडिया एनपीटी साइन कर नहीं सकता, रीजन डिफेंस से रिलेटेड पर्पज, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है कुछ, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हुआ कि यूएसए इंडिया के बीच एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ 2008 में, और इंडिया की इमेज काफी अच्छी रही थी कि इंडिया 1974 में एक तरह से 1974 में एक तरह से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर लिया था। उसके बाद भी इंडिया कहीं ना कहीं शांत बैठा रहा, समझ रहे हो? मतलब कि जो इंडिया की इमेज थी ना वो काफी अच्छी बनी रही थी। तो 2008 में इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं उसका एक सॉल्यूशन क्या था? यूएसए इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। अब इसमें क्या हुआ था? इवन इफ इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है तो कुछ ना कुछ वेवर दिया गया, कुछ एक्सेप्शन दी गई कि आप अभी भी एनएसजी से जो है, एनएसजी जो है वो अलाउ करेगा इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है उसको एनएसजी ने अलाउड कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पज के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पज के लिए। और जो आईएईए के कुछ सेफगार्ड्स थे उनको भी इन्होंने अलाउ कर दिया। आर यू गेटिंग इट गाइस? ओके, तो लेकिन कंडीशन क्या थी? बस यही कंडीशन थी कि इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को, मतलब कि इस जो ये एक्सेप्शन दी गई है ना, इनको एज ए न्यूक्लियर वेपन के तौर पे यूज नहीं करेगा, मतलब कि अपने न्यूक्लियर वेपन को एनहेंस करने में यूज नहीं करेगा, बल्कि इनको यूज करेगा सिविल पर्पस के लिए। ओके, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। तो ये एक्सेप्शन थी। और ये एक्सेप्शन क्यों दी गई? क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया की काफी अच्छी इमेज बनी रही थी कि इवन आफ्टर बिकमिंग ए न्यूक्लियर पावर, इंडिया जो है वो काफी शांति से उसने बाकी सारी कंट्रीज से डील किया था, जिनके साथ भी इंडिया के बायलेटरल इश्यूज थे। कभी ऐसी धमकी भी नहीं दी कि हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। ओके, चलो, अब ये इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। क्रेडिबल मिनिमम डेट एंड नो फर्स्ट यूज, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन, जिनके पास नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उनके खिलाफ हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे। ये सारे आप लोग पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या है बेसिकली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में, चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला जो चैलेंज आप लोग देख सकते हैं, जो मेन स्पॉन्सर थे एनपीटी के 1970s के टाइम पे, अमेरिका और रशिया। आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे ना, यही जो है अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस करने में लगे हुए रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन। ओके, नेक्स्ट क्या है? जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स थे जिन्होंने एनपीटी को साइन किया, तो वो कहीं ना कहीं अब इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं कि हमने साइन तो कर दिया, लेकिन जो डिसआर्मामेंट वाले प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस काफी कम है। क्योंकि जो 4-5 कंट्रीज है, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज थी? पूरे वर्ल्ड में कितनी? 8-9 कंट्रीज थी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, जिसमें से 5 को तो वैसे ही अलाउ किया हुआ है, बाकियों ने साइन ही नहीं किया। आर यू गेटिंग इट? तो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ प्रोग्रेस है उसकी कंप्लेंट करते रहते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोग ये देख सकते हो कि जो अभी रिसेंटली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे अटैक कर दिया। ओके, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। रशिया एक
न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज़ है, जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ है, जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कल के टाइम पे उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। आस-पास के अगर कोई कंट्रीज़ हो उनके रिगार्डिंग, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप लोग प्लस में जो रशिया का डिसीज़न्स है, रशिया जो है वो एक तरह से धमकी दे रहा था ना न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने की। तो वो भी एक चिंता का विषय था। प्लस में आप लोग ऐसे देख सकते हो, एशिया में जो चाइना की असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है, जो चाइना की जो एग्रेशन बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है भाई साहब यूक्रेन कुड वेल बी द फ्यूचर ऑफ एशिया। यानी कि जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ है एशिया में, उन पे चाइना जो है न्यूक्लियर अटैक कर सकता है जस्ट लाइक रशिया ने बाकी की रशिया ने यूक्रेन पे किया। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि चाइना जो है अपनी जो टेरिटरीज़ है, उनको एक तरह से कहीं न कहीं सीज़ करता जा रहा है, समझ रहे हो? अपने नेबर्स और प्लस में एक तरह से क्लेम करता रहता है कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 9 डैश लाइन के बारे में, 9 डैश लाइन के बारे में, जो कि इफ़ेक्ट करती है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इस 3 तरह की जो कंट्रीज़ है, इनकी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को ये इम्पैक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कुछ इमर्जिंग चैलेंज आप लोग ये देख सकते हैं, ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है वो कहीं न कहीं अपने वेपन सिस्टम को और ज़्यादा एनहांस करते जा रहे हैं और इवन उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके ये अनाउंस भी किया है, हैव अनाउंस्ड देयर इंटेंशन टू डू सो। जैसे चाइना और रशिया जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बना रहे हैं, यूएसए ये मिनिएचराइज्ड न्यूक बना रहा है। तो अलग-अलग तरह से ये अपनी जो वो है मॉडर्नाइज़ेशन है, न्यूक्लियर वेपन की मॉडर्नाइज़ेशन को ये लोग करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई अगर तुम लोगों को हमें क्या करना था डीन्यूक्लियराइज़ेशन करा था लेकिन तुम तो ज़्यादा एनहांस करते जा रहे हो, तो कहीं न ये क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा हो कि तुम जो एनपीटी के प्रोविज़न्स है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, है नहीं? क्योंकि एनपीटी का पहला ही प्रोविज़न्स क्या था डिसआर्मामेंट प्लस में नॉन प्रोलिफरेशन इस तरह की चीज़ें थी, तुम वो तो कर ही नहीं रहे, तुम तो अपोज़िट कर रहे हो। प्लस में जो चाइना की एक्सपेनिश नोक न्यूक्लियर पॉलिसी है, चाइना जो है अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज़ को एक्सपेंड करता जा रहा है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो न्यूक्लियर एक्टिविज़्म इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसे कि क्वाड उसके ऑकस के अंडर ऑकस ऑकस के अंडर क्या हुआ था? यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दी है या नहीं दी है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो न्यूक्लियर एक्टिविज़्म है इंडो पैसिफिक रीजन में वो भी दिख रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसेंसस अमंग मेजर न्यूक्लियर पावर। जो मेजर न्यूक्लियर पावर है जैसे यूएसए ने विथड्रॉ कर लिया इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोकस ट्रीटी 1987 से, है नी? प्लस में रशिया ने भी जो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंडर क्या था कि आपस में यूएसए और रशिया के जो इन्वेस्टिगेटर है वो आप एक दूसरे की कंट्रीज में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कि जो आपके न्यूक्लियर वेपन है वो कितने मतलब कितने हैं, कितने नहीं है, या इनके बीच में आपस में ट्रीटी थी कि ये कम करेगी न्यूक्लियर वेपन्स को एंड ऑल दैट। अभी रशिया ने इसको कंटिन्यू करने से मना कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है कि डिस्कशन ऑन डीन्यूक्लियराइजेशन जो नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में है, वो कहीं न कहीं इनके बीच में इश्यू चलता रहता है और एक ईरान न्यूक्लियर डील वगैरह भी है। ओके, जो कि पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हो चुकी है। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ इश्यूज़ है जो आप लोग डाल सकते हैं। 300 वर्ड्स के लिए इनफ है। नाउ न्यूक्लियर पावर को एलिमिनेट करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा। रोल बाय द मेजर न्यूक्लियर पावर, है नी? कि इनको जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बियर करना पड़ेगा, जो कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है, कि वो डिसआर्मामेंट की हो जाए, है नी? और जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, इसको एक तरह से रिड्यूस करे। नेक्स्ट क्या है? इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी। जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उनको रिनाउंस कर देने चाहिए अपने न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी ऑन द बेस्ड ऑन द फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यानी कि ये पहले कहीं किसी पे भी यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह की जैसे न नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है ना इंडिया की, ऐसे ही इनकी भी कोई ना कोई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ताकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई आप पे कोई अटैक नहीं करेगा तो आप क्यों यूज़ करोगे न्यूक्लियर वेपन्स का। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री ज़ोन और डीन्यूक्लियराइजेशन। डीन्यूक्लियराइजेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। क्रिएशन ऑफ कोई मतलब मतलब कि क्या बोला ये ऑल द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को सपोर्ट करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन फ्री ज़ोन्स को बनाने के लिए, ओके? और सारी कंट्रीज़ को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली मेन बात जो हो रही है वो एक तरह से किसकी हो रही है डायलॉग की, कि आपस में डायलॉग के थ्रू हमें प्रमोट करना चाहिए एनपीटी के प्रोविजंस को। आई होप गाइस आप लोगों को इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।